हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आजकल बहुत चल रहा है यार ये डायलॉग, कैसे हैं आप लोग। अजय भाई ने काफी फेमस कर दिया है। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। लेकिन बिफोर मूव टू दिस लेक्चर वी विल रिकॉल आवर प्रीवियस लेक्चर बिकॉज दैट इज द बेस्ट टूल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द प्रीवियस वीडियोस। तो हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने पढ़ी थी डाइपोल की पोटेंशियल, फिर हमने पढ़ा था वर्क डन। जो वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में किस तरीके से स्टोर होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम पोटेंशियल का करीब करीब सारा बेसिक फंडा तो सीख चुके हैं। ठीक है, अब कैपेसिटेंस को समझते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो पहली चीज कि कैपेसिटर है क्या। तो बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। देखो, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है, या फिर बोल सकते हैं कि चार्ज को स्टोर करता है, या फिर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। कि क्या लिख सकते हैं हम, देखो फिर से एक बार क्या बोला मैंने आपको कि कैपेसिटर डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है, बट कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब क्या, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यार, जैसे कि सपोज मेरे ही लेते हैं। सपोज आई एम ए टीचर। ठीक है, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, बट टीचिंग क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी एबिलिटी है। सो वही कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है, बट कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर डिवाइस है, बट कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब समझते हैं कि भैया कैपेसिटर हमने पिक्चर में लाया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी। तो एक चीज को समझो, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कई बार आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा। देखो भैया, हम भी आप ही के जैसे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले। तो कई बार होता है कि हमको भी जनरल कोच में जाना पड़ता है, ट्रेन में। ठीक है, तो आपने कभी कभार देखा होगा कि कभी कभी हम फैन का बटन स्विच ऑन करते हैं, बट फिर भी फैन घूमता नहीं है। फिर एक क्या जुगाड़ लगाते हैं हम, जो अरे यार हिंदुस्तानी है, जुगाड़ नहीं तो और क्या लगाएंगे। तो क्या जुगाड़ लगाते हैं हम, लेते हैं पेंसिल या फिर पेन, वो पंखे को जो उसकी क्या बोलते हैं 3 विंग्स आते हैं, वो विंग्स को किसी भी एक विंग को पकड़ के एक जोर का टॉक दे देते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं पे अटका हुआ होगा तो वो घूमना चालू करता है। व्हाट डज इट मीन, उसका मीनिंग क्या हुआ। तो उसका मीनिंग नथिंग बच्चा, उसका सीधा सिंपल सा ये मीनिंग है कि कई सारे ऐसे डिवाइसेस है जिनको शुरुआत में चलाना काफी हार्ड है, उसके बाद उसको कंटिन्यूस चलाते रहना इजी है। जैसे कि फैन, मोटर, डीएसएलआर कैमरा, उसमें क्या होता है, एक एक को रिलेट करते हैं। फैन में क्या होता है, तो फैन को शुरुआती जो झटका है शुरू करने के लिए, वो दिलाना के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। कितना ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट चाहिए होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर के रेंज में। शुरुआती इनिशियल मोटर के लिए भी यही होता है अप्रोक्स, बट फिर उसको चलाते रखने के लिए कितने करंट की जरूरत होती है, तो 5 एम्पियर। आप घर में कोई भी पढ़ लो, आपके घर में ना जो डिवाइसेस होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सीधे सरल भाषा में कुछ ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसा सिंबल दिया होगा। इसका मतलब क्या कि 230 वोल्ट तक चलेगा, 5 एम्पियर करंट लेगा और एसी करंट पे चलेगा। ठीक है, सो मैक्सिमम कितना करंट लेता है, 5 एम्पियर। लेकिन कब, जब एक बार उसको स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए तब। समझ आ रहा है। तो वही स्टार्टिंग टॉर्क या फिर वही स्टार्टिंग का हाई करंट देने का काम क्या करता है, कौन करता है, ये हमारा सुंदर सा कैपेसिटर। चलो क्या होता है इसमें, तो कुछ नहीं होता यार। क्या होता है, तो एक हम बोलते हैं इसमें कि भैया एक पेट फुलाऊ डिवाइस है। पेट फुलाऊ डिवाइस इन द क्या, इन द सेंस क्या, तो उसका सीधा सा मतलब है यार, जैसे कि सपोज हमने इसको पावर दिया, जैसे कि स्विच मैंने ऑन किया, ये प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंटेनियस होती है ना। इसको ऐसा मत सोचना कि पावर दिया फिर 10 घंटा वो वेट करेगा, हाँ फिर एक साथ एनर्जी, नॉट लाइक दैट। ये काफी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। तो शॉर्ट में समझना और थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना, तो आपको इजीली क्लिक हो जाएगा कि जैसे आप बिजली ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो क्या होता है, तो कैपेसिटर अपने में सारी एनर्जी स्टोर बनाना शुरू करता है, क्योंकि मैंने करंट तो दिया है। ठीक है, करंट दिया है तो दैट मीन्स क्या, उसको चार्ज मिल रहा है। चार्ज मिल रहा है, करंट दिया है, बटन चालू किया, करंट गया, करंट गया मतलब चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो हुआ मीन्स
कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होना चालू हुआ। अब अल्टीमेटली आउटपुट क्या होना चाहिए? सपोज मेरे को पंखा चलाना है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? पंखा घूमना चाहिए। तो क्या करता है? कैपेसिटर आता है, पूरी एनर्जी लेता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब ले लेगा, फिर धबाक से फेंक देगा, ले भाई तेरे को चाहिए ले। मतलब क्या कि कितनी भी एनर्जी उसको दो, उसकी लिमिट तक वो सारी एनर्जी स्टोर करेगा, और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी धबाक से सारी की सारी दे देगा। सो ये काम किसका है? कैपेसिटर का है। और उसकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ रहे हो? क्लिक हो रहा है? चलो चलो, तो डेफिनेशन को समझते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? कैपेसिटर, यहाँ पे लिखेंगे कि कैपेसिटर is a device which stores electrical energy in the form of electrical charge या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो अगर आपको कोई पूछे कि कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores the electrical energy in the form of electrical charge और electrical field। और अगर आपको पूछे कि कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस is the ability of store energy या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज। सो कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं है बट एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की। चलो, तो ये सारा हो गया बेसिक फंडा। अभी कैपेसिटर यूज कहाँ पे होता है? तो कैपेसिटर यूज होता है भैया फैन में यूज होता है, और यहाँ पे भी लिखेंगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर। यूजेस क्या है कैपेसिटर के? तो यूज होता है भैया फैन में, फिर यूज होता है मोटर में, फिर यूज होता है डीएसएलआर कैमरा में, डीएसएलआर कैमरा फ्लैश। ठीक है, कैमरा में कुछ नहीं होता है यार, छोटी सी बैटरी होती है। ठीक है, याद रखना कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी लेता है और पूरी की पूरी दे देता है एक ही बार में। बट बैटरी का वैसा नहीं है। बैटरी क्या करती है? एनर्जी लेती तो कहीं से नहीं है, उसमें केमिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि बैटरी में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। सो वो एनर्जी को देती है, बट कब? जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब। ये कैसे आप समझ सकते हो? तो भैया एक सीधा सा एग्जांपल लो। सपोज आपका घर का टीवी का रिमोट है, ठीक है, वो किससे चलता है? छोटी सी वो सेल से चलता है। अगर सपोज वो भी कैपेसिटर की तरह काम करता तो क्या होता? एक तो उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती, जो पॉसिबल नहीं है। बट सपोज हम कहीं से भी दे देते बाहर से एनर्जी, तो हर बार क्या होता? उसको बाहर से एनर्जी दो, बटन दबाओ, तब थोड़ा सा काम करेगा, फिर हर बार आपको बाहर, मतलब जितनी बार आप बटन प्रेस करोगे रिमोट का, हर बार आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती। बट रियल में वैसा होता है? नहीं होता। रियल में क्या होता है कि आपको यूज करना है, उस टाइम पे बटन दबाओ तो उतनी एनर्जी डेसिपेट होगी और आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड द बैटरी। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं और डिटेल में रिलेट करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपेसिटेंस में कोरोना डिस्चार्ज की। ठीक है, आजकल कोरोना वर्ड ऐसा हो गया है कि नाम सुनते ही डर लगता है। ठीक है, बट डरने की बात नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा लिंक कर लेना अपने दिमाग के साथ, तो आपको इजी वे में वही शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? चलो तो समझते हैं। सपोज मैं क्या लेता हूँ? एक मस्त सुंदर सा स्फीयर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं समझता हूँ कि दिस इज अ कंडक्टर प्लेट, इसको हम एक कंडक्टर प्लेट लेते हैं। ठीक है, चलो सो कंडक्टर प्लेट है भैया ये सुंदर वाली। ठीक है, अभी इसके ऊपर मुझे चार्ज रखना है। क्या रखना है? चार्ज रखना है। तो सपोज इसके ऊपर मैं चार्ज रख रहा हूं। ठीक है, चलो, और ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो एक चार्ज है, ये एक चार्ज 1 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा है। कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा है एक चार्ज।
सपोज कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। चलो, सो अभी जैसे जैसे मैं चार्ज इस पे बढ़ाते जाऊंगा बच्चों, तो इसके रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज है वो भी बढ़ेगी। कौन सी? तो पहली प्रॉपर्टीज है भैया वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला है कि Q अपॉन में R। और दूसरी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, और उसका फॉर्मूला है Q अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो, अगर Q बढ़ेगा तो भैया E भी बढ़ेगा, यहाँ पे Q बढ़ेगा तो भैया V भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं नंबर ऑफ चार्जेस इस पे बढ़ा रहा हूं बच्चों, तो क्या हो रहा है? तो साथ में इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी इमेजिन करो, मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कंडक्टर, मतलब ऐसा समझते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर मैं चार्ज रखते जा रहा हूं तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगा तो मैं उसके इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अभी आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसा, ठीक है। सो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इस कंडक्टर के बाहर के साइड में क्या है? आप बोलोगे सर क्या है? कुछ नहीं, कुछ तो दिख नहीं रहा है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपके आजू बाजू में क्या है, तो आप बोलोगे बोर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ नहीं है, क्या है? हवा है, एयर है, ठीक है। एयर है, एयर्स में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे तो भैया यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस होगा, आजू बाजू घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो, अब आप एक चीज जानते हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। किस फोर्स की वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने पढ़ा है ना, सहवाग, ठीक है। अरे भैया हम पढ़े हैं 11 साइंस में, सहवाग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्या होंगे? इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, कैसे? गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। चल, सो ये इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से बच्चों, ये जो एटम्स है इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कैसे होगा उसको भी समझते हैं। सपोज ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ के रखा है, ठीक है। सपोज ये इसने पकड़ के रखने के लिए इसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। तो सपोज ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, बेचारा इसको कोई भी बाहर निकाल देता है। तो सपोज इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं तो आपको भी मजा आएगा। सपोज कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सुंदर सा चौरस वाला इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने इस बार, ठीक है। चलो, इसके ऊपर ये साइड में न्यूक्लियस है, ये साइड में भैया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये न्यूक्लियस ने सपोज इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा हुआ है। 100 ज्यादा हो जाएगा, आप 50 ही ले लो, चलो 50 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा हुआ है। चलो बच्चों, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आप समझते हैं कि मैंने क्या बोला आपको कि सपोज एक पॉजिटिव चार्ज 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का। तो ये कुछ कुल मिला के 20-22 होंगे। तो सपोज अभी इस पे 22 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो रहा है। मतलब सपोज मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरी बॉडी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस साइड मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने खींच के रखा है 50 न्यूटन पे। मतलब यहाँ से 50 लोग खींच रहे हैं और यहाँ से 25 लोग खींच रहे हैं। समझ लो सबकी ताकत वगैरह सब सेम है। क्या ये 25 वाले मुझे खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। तो मैं अलग हो पाऊंगा इनसे? नहीं हो पाऊंगा। बट मैं क्या करता हूँ, इस पे चार्ज बढ़ाते जाता हूँ, जैसे होता है धोते जाओ। सो मैं इस पे बढ़ाते गया और मैं आ गया 49 न्यूटन पे। कितने न्यूटन पे? 49 न्यूटन। क्या अभी इलेक्ट्रॉन अलग होगा? नहीं होंगे। अलग नहीं होंगे इन द सेंस ये इसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहेंगे। अभी भी अगर मैं 50 न्यूटन किया फिर भी
ये रिवॉल्यूशन करते ही रहेंगे। बट अभी समझो बच्चा कि मैंने और एक चार्ज बढ़ाया और इसको मैंने कर दिया 51 न्यूटन। कितना न्यूटन? 51। यानी मेरे को यहां से जो 50 लोग खींच रहे थे, अभी यहां से 51 आ गए, तो मैं किस डायरेक्शन में चला जाऊंगा? इस डायरेक्शन में चला जाऊंगा। सो एग्जैक्टली यहां पे 51 न्यूटन, यानी जब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन धपाक करके बाहर निकल जाएंगे और यहां पे आ जाएंगे। यानी यहां पे कौन सा चार्ज मिल गया? प्लस चार्ज। समझ रहे हो? और एक बढ़ाया 51 की जगह पे 52 न्यूटन कर दिया, तो ये बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। और एक बढ़ाया तो ये धपाक करके बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज धपाक करके ये बाहर, ये धपाक करके ये बाहर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली मैं बच्चों चार्ज बढ़ा यहाँ रहा हूं, ठीक है, हम चार्ज यहाँ बढ़ा रहे हैं, बट वो दिख कहाँ रहा है मुझे? यहाँ पे, क्योंकि मैंने 50 तक तो ये सही था, बट जब मैंने 51 यहाँ पे चार्ज बढ़ाया तो मेरा कोई भी सपोज समझ लेते हैं यहां से अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। समझ रहे हो? तो वो चार्ज मुझे यहाँ पे ना दिख के कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो सेपरेशन हुआ उसी को कहते हैं बच्चा पार्टी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या फिर आयोनाइजेशन। समझ रहे हो? दिमाग में घुस रहा है क्या है पोलराइजेशन, क्या है आयोनाइजेशन? समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो एक बार फिर से समझते हैं। देख, एक चार्ज था, चार्ज लिया मैंने, ठीक है, चार्ज क्या बोल रहा हूँ, एक कंडक्टर लिया मैंने, कंडक्टर के ऊपर मैं चार्ज रखते जा रहा हूँ, ठीक है, बट कंडक्टर के ऊपर मैं चार्ज रखते कुछ इस तरीके से रख रहा हूं कि एक चार्ज की वैल्यू 1 न्यूटन हो जाए, ठीक है, 1 न्यूटन हो जाए, बट ये जो मेरे बाहर के जो एटम्स है, एयर के जो एटम्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जाहिर सी बात है बाहर के जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसको पेनिट्रेट करेगा, बट पेनिट्रेट करके सेपरेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसको समझने के लिए हमने ये समझा कि सपोज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 50 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया तकलीफ दे रहे हो यार आप, चलो 2 मिनट। सो ये हो गया बच्चों 50 न्यूटन का, ठीक है, ये 50 न्यूटन का फोर्स हो गया किसके बीच में? तो कि भैया न्यूक्लियस और उसकी ऑर्बिट के बीच में 50 न्यूटन का फोर्स हो गया। अभी मैं इस पे चार्ज रखते जा रहा हूँ, 49 होगा तो भी ये रिवॉल्यूशन करते ही रहेंगे ऑर्बिट में, कौन? इलेक्ट्रॉन। 50 होगा तो भी ये घूमते रहेंगे, बट अभी स्टेट कैसे हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। यहाँ से भी 50 है, यहाँ से भी 50 है, अभी न्यूट्रलाइज है, बट जैसे ही बच्चों में 50 की जगह पे 51 करूंगा, इसमें से धमाक करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मतलब माइनस चार्ज मिल जाएगा, और दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल गेट सेपरेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन प्रोसेस और आयोनाइजेशन प्रोसेस, एंड दिस होल फिनोमिनन इज सेड टू बी अ कोरोना डिस्चार्ज। क्योंकि इसमें डिस्चार्ज हो रहा है, किस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है समझते हैं। चलो बच्चे डिस्चार्ज समझते हैं कि डिस्चार्ज किस तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, यहाँ पे प्लस सेपरेट हो गया, यहाँ पे माइनस सेपरेट हो गया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्लस चार्ज ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा ये माइनस के ऊपर वो ज्यादा होगा, और जो रिपल्शन फोर्स होगा इसके ऊपर वो भी ज्यादा होगा, तो माइनस यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? खुद को डिस्चार्ज कर लेगा, यानी ये प्लस माइनस की 1 पेयर खुद को डिस्चार्ज कर लेगी। यहाँ पे सपोज समझते हैं ये प्लस माइनस की 1 पेयर खुद को डिस्चार्ज कर लेगी, यहाँ पे समझते हैं ये प्लस माइनस की 1 पेयर खुद को डिस्चार्ज कर लेगी। तो भले ही मैं चार्ज बढ़ाते जा रहा हूं, बस साथ में क्या हो रहा है? डिस्चार्ज भी हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्चार्ज इज नोन एज ए कोरोना डिस्चार्ज। क्लिक हो रहा है? समझ आ रहा है? चलो आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं तो क्या चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, या फिर चार्ज बढ़ रहा है, या फिर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चलो समझते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। चलो शुरुआत में मेरी लिमिट थी 50 न्यूटन की, ठीक है, 50 न्यूटन पे जैसे मैंने 1 न्यूटन चार्ज बढ़ा दिया, कितना न्यूटन? 1 न्यूटन बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 51 न्यूटन।
51 न्यूटन हुआ तो भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ से धमाक करके बाहर आ गया, यहाँ पे प्लस बच गया, यहाँ पे माइनस हुई। अभी ये माइनस इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि तभी जाके क्या होगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया और न्यूट्रल एटम बना लिया। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 न्यूटन। कितना बचा बच्चों, 50 न्यूटन। अगेन मैंने 51 की जगह पे 52 किया और एक चार्ज बढ़ाया तो हो गया 50 न्यूटन, 51 न्यूटन। फिर और एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ, बट वो इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, अगेन किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ, फिर से -1 न्यूटन। यानी कुछ भी कर लो आप, आपका जो चार्ज है वो क्या रह रहा है बच्चों, पहले भी 50 था, आयनाइजेशन प्रोसेस हुआ फिर भी 50 हुआ, फिर भी 50 ही रहा। मतलब जो शुरुआती चार्ज है वही चार्ज आपको एंड ऑफ द प्रोसेस मिल रहा है। सो व्हाट डज इट मीन्स, it means that your charge will be conserved. So charge is conserved. चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। और ये क्यों है यार, हमने पढ़ा हुआ है चार्ज कंजर्व क्यों होता है, हमने प्रोसेस पढ़ा है ना 11th साइंस में, द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, वही है। ठीक है, सो इस सारी प्रोसेस में चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। ठीक है, सो दिस होल फिनोमिना इज सेड टू बी अ कोरोना डिस्चार्ज। चलो बच्चों, तो इसमें देखते हैं। चलो, ये सारी चीजों में आपको समझ क्या है, तो अल्टीमेटली मुझे समझ ही आया कि भैया जैसे मैं चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा चार्ज बढ़ रहा है तो साथ में मेरा वोल्टेज भी बढ़ रहा है और साथ में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ रहा है। बट वो जो बढ़ा हुआ चार्ज है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा चार्ज मुझे ना यहाँ ना मिलके मुझे बाहर मिल रहा है। किस तरीके से मिल रहा है, तो इसी चीज को हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं यार। सपोज मैं एक काम करता हूँ, बॉटल लेता हूँ, ठीक है, बॉटल में मैं पानी भरते जा रहा हूँ। सपोज बॉटल की कैपेसिटी है 3 ग्लास की, तो जब तक 3 ग्लास फुल नहीं भरता, 3 ग्लास आप भरते नहीं हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मैं चौथा ग्लास डालूंगा, उसमें क्या होगा, वो सारा पानी मैं डाल तो बॉटल में रहा हूं, बट मुझे बॉटल में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मुझे कहाँ मिलेगा, नीचे जमीन पे मिलेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि नीचे गिर जाएगा भाई, बाय ग्रेविटी। वही एग्जैक्टली यहाँ पे होगा कि मैं चार्ज तो डाल रहा हूँ, ठीक है, बट वो चार्ज मुझे यहाँ ना मिलके यहाँ पे बाहर मिल रहा है। सो इस प्रोसेस को आप लीकेज प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीकेज प्रोसेस भी कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली चार्ज बढ़ने पे मेरा क्या बढ़ रहा है बच्चों, वोल्टेज बढ़ रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ Q प्रोपोर्शनल टू V, कि जैसे मेरा चार्ज बढ़ेगा मेरा पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज C, एंड C इज नथिंग बट C इज सेड टू बी अ कैपेसिटेंस। C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूनिट की बच्चा, तो यूनिट क्या होगा, तो आप ही देखो। तो C को मैं अगर सब्जेक्ट बना दूं तो हो जाएगा Q अपॉन में V। तो Q का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। या फिर किसी हीरोइन के याद में, अरे हीरोइन कहा, किसी साइंटिस्ट के याद में, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, ठीक है, उनकी याद में इसको हम कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाओगे या फिर रेगुलर डेली बेसिस के जो कैपेसिटर देखोगे, वो सारे माइक्रो फैराड और मिली फैराड में होते। ठीक है, पिको फैराड में भी होते हैं बहुत सारे, मिली फैराड बहुत ही कम यूज होते हैं, बट ज्यादा करते हैं माइक्रो फैराड और पिको फैराड यूज होते हैं। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि भैया हमको कैपेसिटर बनाना है, तो हमको कैपेसिटर बनाना, कैपेसिटर भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया है बच्चा, अभी जस्ट काम से आए हैं, जॉब से आए हैं। ठीक है, चलो बड़े और एक्सवाइजेड भूलते हैं। हाँ जी, ये बता रहे थे हम आपको कि आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट नहीं यार, हाउ वी कैन क्रिएट द कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को कैसा बना सकते हैं, या फिर किस मेथड से हम कैपेसिटर बना सकते हैं। क्योंकि आपके बुक में 2 मेथड है, स्फेरिकल कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो स्फेरिकल में क्या ड्रॉबैक है या फिर क्या उसका फायदा है, और पैरेलल प्लेट में क्या फायदा है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन वहां बढ़ने से पहले प्लीज टेक अ स्नैपशॉट।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बट नाउ क्वेश्चन, क्या ये C की वैल्यू Q और V पे डिपेंड करती है? तो उसके लिए समझते हैं। चलो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है किसके बारे में? तो भैया हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। कब? क्लास 10th में। यार नहीं पढ़ा, जाओ पहले वीडियो पॉज करो और 10th का पढ़ के आओ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है यार, इसके लिए बोल रहे हैं। अगर छूट भी जाए तो अगले चैप्टर में आने वाला है। चलो हम ही पढ़ा देते थोड़ा सा बेसिक। चलो, क्या होता है V प्रोपोर्शनल टू I, कूलम्ब्स लॉ। सो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। समझ रहे हो? चलो, सो V इज इक्वल टू IR हो गया, जहां पे R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बट क्या रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड था? तो भैया नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड था रो एल अपॉन ए, यानी कि डायमेंशन पे, फिर किस मीडियम में रखा है उस पे, और टाइप ऑफ मटेरियल पे, किस मटेरियल से बना हुआ है। रेजिस्टेंस क्या था? तो रेजिस्टर हमने पढ़ा था। रेजिस्टर क्या था? तो रेजिस्टर को जैसा चुचू वाला एक डिवाइस था। क्या था वो? पता है ना, 10th में सर्किट में जोड़ देते थे यार। 10th में क्या, 12th में भी जोड़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वो था क्या? वो कुछ नहीं यार, वो एक ऐसा डिवाइस था जो करंट को अपोज करता था। और रेजिस्टेंस क्या था? तो रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी थी जो डिनोट करती थी कि वो करंट को कितनी अपोज, कितने क्वांटिटी में अपोज कर पाएगी, ठीक है। सो ये हो गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। अब बात करेंगे सी की। क्या सी भी इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है? ये करता है, ठीक है। बट हमको प्रूव करना है कि ये सही में इस तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो देख लेते हैं हम स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, यानी स्फेरिकल किसी के लिए भी आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बट आपके सिलेबस में ये दो है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो उसमें क्या हम स्फेरिकल पढ़ लेते हैं। देखो, सपोज क्या किया, मैंने एक स्फेयर लिया। स्फेयर यानी आप समझते हो यार, एक बॉल है, ठीक है। स्फेरिकल शेल लिया मैंने, बॉल लिया। तो बॉल क्या होता है? अंदर से हॉलो होता है शेल, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर रेडियस है उसकी, ठीक है। कितनी रेडियस है? कैपिटल आर। सो स्फेरिकल शेल है, कैपिटल आर रेडियस है, इसके ऊपर मैंने चार्ज रखा है, दैट इज कैपिटल क्यू। और मुझे ढूंढना है इसका कैपेसिटेंस। तो ठीक है यार, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V का फॉर्मूला क्या होता है? तो V हमने अभी पढ़ा जस्ट के क्यू अपॉन में रेडियस R। उल्टा कर दो तो C इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन के क्यू। बच्चा, क्यू से क्यू कैंसल। C इज इक्वल टू 1 अपॉन के, यानी क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। जरा इसको ध्यान से देखो। आर यानी क्या भैया? रेडियस। रेडियस यानी क्या? डायमेंशन। और एप्सिलॉन नॉट यानी क्या? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अल्टीमेटली क्या डिनोट करता है? ये मीडियम डिनोट करता है। तो इसका क्लियर सा मतलब क्या हो गया कि C is never depends upon charge और potential का difference, but it is depends upon dimension, medium and type of material। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? So this is the formula for spherical plate capacitor। चलो, इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। सपोज मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हम क्यों यूज नहीं कर पाते डेली लाइफ में? डेली लाइफ में अगर आपने कैपेसिटर फोड़ के देखा होगा ना, घर पे जो पंखे में आता है वो कैपेसिटर लो हाथ में, उसको तोड़ो बीच में, तो आपको दिखेगा कि दो प्लेट कुछ ऐसी है और उसके प्लेट के बीच में कुछ मटेरियल भरा होता है। वो मटेरियल क्या है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि उसमें प्लेट क्यों रखी होती है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको ही समझते हैं। स्फीयर क्यों नहीं बना होता? ऐसा गोल गोल क्यों नहीं होता? वो सिलेंड्रिकल प्लेट जैसा ही क्यों होता है? तो समझते हैं उसको। चलो, सपोज मैं एक काम करता हूँ, स्फीयर की रेडियस लेता हूँ r इज इक्वल टू 1 मीटर, और देखते हैं कि हम कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो देखो, मेरा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लेते हैं भैया, जिसको नहीं पता वो याद रखना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, सॉरी कूलम नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसका उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये यूनिट में थोड़ा सा मेरे को भी झोल लगेगा, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर।
लिमिट को हम भूल जाते हैं, दोनों की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो गई, की वैल्यू ये हो गई, दोनों वैल्यू आ गई। अभी सी का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब रेडियस, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्या हो गया 1/9 into 10⁻⁹ आर की वैल्यू है 1। एक काम करता हूं, ऊपर 10 कर देता हूं, नीचे भी 10⁻10 लिख देता हूं। 10/9 करूंगा तो अप्रोक्स हो जाएगा 1.1 into 10⁻⁻10 फेराड। ये हो गया कैपेसिटर। अगर मैं माइक्रो में भी निकालूं ना तो 1.1 into 10⁻⁻4 माइक्रो फेराड, यानी ये कैपेसिटेंस कितना हो गया, इतना सा बहुत ही छोटा सा। यानी अगर मैं 1 मीटर की रेडियस लूं, भैया इतनी बड़ी रेडियस लेके एक स्फीयर बनाऊं, ठीक है, तो कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा, इतना सा 1.1 into 10⁻⁻4 माइक्रो फेराड। ठीक है, बहुत कम, 1 मीटर रेडियस का। मतलब आप सोचिए घर में फैन है, ठीक है, और उस फैन के लिए मुझे कैपेसिटर बनाना है। घर में जो फैन आता है वो अप्रोक्सीमेट उसका जो कैपेसिटर होता है 5 माइक्रो फेराडे का होता है। ठीक है, सो 5 माइक्रो फेराडे का मुझे कैपेसिटर बनाना है, तो आप सोचो मुझे कितनी बड़ी प्लेट लेके, स्फेरिकल प्लेट लेके मुझे कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मुझे जो कैपेसिटर बनाना है बच्चों, वो कैपेसिटर मुझे बनाना है 1 फैराडे वाला। कितना, 1 फैराडे वाला। और उसके लिए मुझे कितनी रेडियस लगेगी वो सोचो, रेडियस कितनी लगेगी वो सोचो। कुछ नहीं है, सी का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू 9 into 10⁻9 मीटर। ठीक है, इतनी बड़ी रेडियस की प्लेट में जब लूंगा तब मुझे 1 फैराडे कैपेसिटेंस मिलेगा। ठीक है, अभी आपको मैं बता दूं कि जो अपनी अर्थ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो कितनी है 6.4 into 10⁻6 मीटर। अब आप सोचो, ठीक है, अब आप सोचो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट मुझे लेनी पड़ेगी ना स्फीयर बनाने के लिए, जो रेडियस मुझे लेनी पड़ेगी ना, वो रेडियस मेरा जो अर्थ है वो अर्थ के रेडियस से भी बड़ी होगी। यानी हमारे अर्थ से भी बड़ा स्फीयर मुझे लेके तब जाके 1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना बच्चों, समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? सो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं क्यों इसका यूज करूं? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो भी कैपेसिटर्स मिलते हैं मार्केट में वो मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की जो एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। याद करो पिछले 2-3 थियरी से हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कुछ ऐसा पढ़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट दैट एनर्जी इज सेड टू बी अ कैपेसिटेंस। क्लिक कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो? मतलब क्या, हमेशा की तरह यार मेरा चार्ज कहां से आएगा, इनफाइनाइट से। हम थोड़ी सी मेहनत नहीं करते, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम उसको कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से लेके आएंगे। मतलब क्या कि दिए हुए किसी पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर मैं अगर इनफाइनाइट से थोड़ा थोड़ा चार्ज उठा के ला रहा हूं, तो उस उठा के लाने वाले चार्ज में क्या होगा, चार्ज में लेके आ रहा हूं तो वो चार्ज क्या करेगा, अल्टीमेटली लेके आने के लिए ऐसा मुफ्त में तो नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा, अगर मैं बोलूं किसी चार्ज को भैया चल मेरे साथ, तो बोलेगा चले, हम चल तो सकते हैं आपके साथ, बट वो ऐसे तो आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन उसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो बेटा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट दैट एनर्जी इज अ कैपेसिटेंस। तो फंडा याद रखना, तो ही आप ये थियरी को इजीली रिलेट कर पाओगे। चलो तो समझते हैं कि सपोज एक मेरी स्फीयर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया है
ठीक है, शुरुआती में रख दिए बेटा बस समझाने के लिए आपको। सपोज इनिशियल कंडीशन होगी, जब इनिशियल कंडीशन होगी तो सारे चार्ज यहाँ पे होंगे, तो मैं धीरे 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 एक एक उठा के सब यहाँ पे जमा करूंगा, ठीक है, तो उसको भूल जाओगे। अभी कोई भी कैपेसिटर होता है तो उसका कैपेसिटेंस सी होता है, वो कंफर्म है, ठीक है। इसका फाइनल वोल्टेज वी है और इसके ऊपर स्टोर होने वाला फाइनल चार्ज भी क्या है, क्यू है। तो फाइनल चार्ज अगर क्यू है तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि सारे चार्ज तो इनफाइनाइट पे पड़े हैं। मैंने बोला ना हम बहुत मेहनत करते हैं, तो सारे चार्ज हम कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे। तो सपोज इनिशियल कंडीशन में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन 1 या फिर जितनी भी कंडीशन है सारे लिखते हैं कि जब t इज इक्वल टू जब t इज इक्वल टू 0 था तब q इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0, समझ रहे हो। और तब कैपेसिटेंस कितना था, c। हमारा फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना, q इज इक्वल टू cv, या फिर c इज इक्वल टू q बाय v। अगर चार्ज ही 0 है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, 0। बट समझो t इज इक्वल टू t समय पे, ठीक है, t इज इक्वल टू t समय पे यहाँ पे कुछ चार्ज आ गए, मतलब थोड़ी देर के बाद सपोज मैंने यहाँ से 4-5 चार्ज उठा के यहाँ पे लेके आया, तो क्या होगा, तो 4-5 चार्ज अगर उठा के मैं यहाँ पे लेके आया बच्चों, तो दूसरा चार्ज यहाँ पे, मतलब सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, तो पहला चार्ज मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, तो वो एकदम इजीली आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पूरा नल पड़ा हुआ है, मैं उठा के लेके आऊंगा, इजीली आ जाएगा। बट जब दूसरा लाऊंगा तो ये उस पर रिपल्शन लगाएगा, हट बेटा मत, तो ये रिपल्शन लगाएगा, तो भी मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा। तीसरा लाऊंगा फिर जबरदस्ती लाऊंगा, चौथा लाऊंगा फिर जबरदस्ती लाऊंगा। बट जैसे ही मेरे इधर चार्ज बढ़ रहा है तो इधर से रिपल्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर इधर से रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है तो यहां से जो मेरा वर्क डन करना है वो वर्क डन करने की ताकत भी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ रहे हो। सो अल्टीमेटली वो वर्क डन करने की ताकत इज नथिंग बट दैट इज सेड टू बी अ पोटेंशियल का डिफरेंस। सो जैसे जैसे मेरे इधर चार्ज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल, जो मेरा पोटेंशियल है फिर जो भी ताकत है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा। सो यहाँ पे दैट्स व्हाई हमारा होता है Q प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि Q बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली V बढ़ेगा। समझ रहे हो चीजों को, पक्का। चलो Q इज इक्वल टू Q और C इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के ऊपर से क्या होगा, Q अपॉन में V। और जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी बहुत समय होने के बाद यहाँ पे जितने भी चार्ज थे सारे चार्ज उठा के जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तब Q इज इक्वल टू कैपिटल Q हो जाएगा और C इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन में V हो जाएगा। समझ आ रहा है। बट अब मेरे वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। अब क्या मैं सारे चार्ज को एक साथ उठा के लाया, नहीं, तो मैं सब छोटे छोटे चार्ज dq, छोटे छोटे चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आया। तो जो मैं चार्ज उठा के लाया वो भी क्या थे, स्मॉल अमाउंट के चार्ज थे। तो क्या मेरा वर्क डन इकट्ठा हुआ, नहीं हुआ, मेरा वर्क डन भी टुकड़ों में हुआ, क्योंकि एक चार्ज में लाया dq तो मेरा वर्क डन इतना सा, फिर और लाया तो और इतना सा, और लाया और इतना सा, मतलब मेरा वर्क डन भी कैसे हुआ, टुकड़ों में हुआ। सो दैट्स व्हाई दिस वर्क डन शुड बी dw। समझ आ रहा है। चलो सो अगर मैं पोटेंशियल को लिखूं बच्चा तो पोटेंशियल इज नथिंग बट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dw अपॉन में dq। क्लियर है, पक्का। चलो सो अगर मैं इसको v को सब्जेक्ट बना लूं, देखो यहां से ले लो या यहां से ले लो कोई भी, तो सपोज मैं इस कंडीशन के लिए लेता हूं। सपोज अगर मैं यहां से v को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या मिलेगा मुझे, q अपॉन में c। तो यहाँ पे क्या आएगा, q अपॉन में c इज इक्वल टू dw इंटू dq। सो अगर मैं dw को सब्जेक्ट बना लूं बच्चों तो क्या मिलेगा, q अपॉन में c इंटू dq। ठीक है, ये छोटा सा वर्कडन हो गया, बट मुझे छोटा सा चाहिए नहीं, मुझे टोटल वर्कडन चाहिए कि भैया मैं यहां से सारे चार्ज उठा के यहाँ पे लाया तो मेरा कितना वर्कडन हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर टोटल नेट वर्क डन, उसको मैं लेता हूं कैपिटल W। सो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। बट कहां से, जब यहाँ पे शुरुआत में 0 चार्ज थे वहां से जब तक इस पे कैपिटल Q चार्ज नहीं हो जाता तब तक के लिए होने वाला पूरा वर्कडन।
चलो सो इंटीग्रेशन 0 टू w dq की वैल्यू क्या है, स्मॉल q अपॉन में c इंटू dq। सो देखो यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, तो c क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 1 अपॉन c 0 टू w q इंटू dq। तो ये क्या हो जाएगा, w नहीं है बेटा, यहाँ पे q है ना, तो यहाँ पे भी q आएगा, यहाँ पे भी q आएगा। चलो सो 1 अपॉन c q स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी 0 टू q, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 2c। ये क्या हो गया, वर्क डन। सो देखो नेट वर्क डन कितना मिला मुझे, q स्क्वायर अपॉन में 2c। अभी हमने पढ़ा है कौन सा थ्योरम, हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो जो भी वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सपोज मैं एनर्जी को डिनोट करता हूं U से, सो डेल्टा U इज इक्वल टू W। ठीक है, U यानी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W, बराबर। तो शुरुआत में तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं था, अगर चार्ज ही नहीं था तो कोई एनर्जी ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू W। सो W इज इक्वल टू U फाइनल, एंड U फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, Q स्क्वायर अपॉन में 2C, एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट दिस एनर्जी शुड बी डिनोटेड बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब कैपेसिटर में स्टोर हुई हुई क्या हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी। उसका फॉर्मूला क्या आया, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। इसके दो तीन फॉर्म भी हम ढूंढ सकते हैं, कैसे, तो पहला फॉर्म ढूंढते हैं। सपोज मुझे बोला कि इन टर्म्स ऑफ Q और C तो हो गया, तो V और Q के फॉर्म में ढूंढो। इन टर्म्स ऑफ V और Q के फॉर्म में ढूंढो, तो कुछ नहीं है, Q की जगह पे CV लिख दो, V और Q चाहिए ना, हाँ, तो C की जगह पे हम लिख देंगे Q अपॉन V। तो क्या होगा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 Q अपॉन में V। सो Q अपॉन में V, ये ऊपर चला जाएगा, सो U इज इक्वल टू 1/2 V अपॉन में, सॉरी 1/2 V इंटू Q। ठीक है, ये हो गया V और Q के फॉर्म में। और जो बचा, अगर मैं बोलूं C और V के फॉर्म में, C और V के फॉर्म में, तो बच्चों ये आप ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सारी चीज पता चले। चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं। क्या बोला मैंने कि सपोज ये जो स्फीयर था, ये स्फीयर के शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, सारे चार्ज में उठा के इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, तो सारे चार्ज तो मैं इकट्ठा नहीं ला सकता, तो मैं कैसे लाया, उसको dq 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 करके छोटे छोटे सारे चार्ज लाके सारे यहाँ पे जमा किए। ठीक है, तो अगर मैं छोटे छोटे चार्ज ला रहा हूँ, यानी स्मॉल स्मॉल अमाउंट का चार्ज ला रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन भी होगा, वो भी कैसे होगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट का होगा। तो देखो W इज इक्वल टू Q इंटू V मेरा फॉर्मूला, तो dW यहाँ पे चार्ज होगा dQ और V जैसे के तैसा। तो अगर V होगा तो देखो एक कंडीशन मैंने उठाई यहाँ की, तो V C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V, तो यहाँ पे आएगा V को, अगर V को सब्जेक्ट बना दूंगा तो Q अपॉन में C, तो Q अपॉन में C dW इंटू dQ। सो dW को अगर सब्जेक्ट बना दूं तो Q अपॉन C इंटू dQ। और टोटल नेट वर्क डन, ये जो था ये स्मॉल अमाउंट का वर्क डन था, मुझे टोटल वर्क डन ढूंढना है। टोटल वर्क डन यानी क्या, ये छोटे का इंटीग्रेशन, छोटे का इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी, तो शुरुआत में इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो 0, और अल्टीमेटली मुझे किस चार्ज तक मेहनत करनी है, कैपिटल Q तक, तो यहाँ पे कैपिटल Q वैल्यू इनपुट कर दो, सॉल्व कर दो, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये हो गया मेरा टोटल नेट वर्क डन। अब जो वर्क डन होता है वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में, तो उसी को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके मैंने एनर्जी यहाँ पे ढूंढी, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो इन टर्म्स ऑफ मैंने ढूंढा V और Q, और इन टर्म्स ऑफ C और V आपको ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक के बारे में। कि चलो बच्चों, तो बात करते हैं कैपेसिटेंस स्फेरिकल। क्यों परेशान कर रहे हो भाई, चल। सो बात करते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के ड्रॉबैक की। तो इनके दो ही ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक ये है कि कैपेसिटेंस इज वेरी लो, यानी क्या, तो आप देख ही सकते हो, हमने ऑलरेडी दो चीजें डिराइव भी यहाँ पे की थी कि अगर मुझे 1 फैराडे कैपेसिटेंस चाहिए था तो मुझे अर्थ के रेडियस से भी बड़ी एक प्लेट लेनी पड़ी थी स्फीयर की। ठीक है, तब जाके मैं 1 फैराडे प्रोड्यूस कर पाया था कैपेसिटेंस। ठीक है, सो इसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। और दूसरी चीज कि इसकी एनर्जी बाउंडेड नहीं होती है। किस तरीके से बाउंडेड नहीं होती, तो सीधी सी बात है कि एक सपोज स्फीयर है, इसके ऊपर सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी
सरफेस पे होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि इसके आजू बाजू भी कहीं पे भी इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मिले तो उसके साथ वो आराम से अट्रैक्शन अट्रैक्शन या रिपल्शन रिपल्शन खेल सकता है। सो अल्टीमेटली वो एनर्जी को क्या करेगा, डेसिपिएट कर देगा या फिर वेस्ट कर देगा। सो उसकी एनर्जी बाउंडेड ना रहने की वजह से हमेशा हीट नहीं, एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो दिस इज द टू बिगेस्ट रीजन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या था, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस क्या है, उसकी एबिलिटी है किसकी, एनर्जी स्टोर करने की या फिर चार्ज स्टोर करने की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर हमने पढ़ा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला ढूंढा, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यानी वो किस पे डिपेंड था, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड था, तो भैया मीडियम पे डिपेंड था, डायमेंशंस पे डिपेंड था, और जो पर्टिकुलर मटेरियल आपने यूज किया है कैपेसिटर बनाने के लिए उस पर डिपेंड था। ठीक है, फिर हमने बात की एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने फॉर्मूला डिराइव किया, कौन सा, दैट इज U या फिर E इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर 1/2 CV स्क्वायर, आप कोई भी ले लो। ठीक है, 1/2 CV स्क्वायर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है, जो मैंने पूछा था। सो 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी सेम है, और ड्रॉबैक इट्स ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो प्लीज डू वन थिंग, सारी चीजों को ध्यान से समझो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डेली लाइफ में भी यूज होने वाली बहुत अच्छी चीज है जो आपने आज पढ़ी। सो थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज डू टेक केयर एंड बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।